हाईवे नंबर 57, सहारनपुर का ननौता इलाका। रोज़ की तरह सारी चीज़ें एकदम ठीक थी, लोग अपने काम वगैरह में लगे हुए थे, सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था। फिर अचानक एक खबर आती है जिसने पूरे ज़िले को हिला कर रख दिया। और वो खबर थी कि नहर पर एक बोरा पड़ा है, उस बोरे में एक लड़की की लाश है। लाश किसी 18 से 19 साल की लड़की की है। लाश को देखने पर यह अंदाज़ा लगाना कतई मुश्किल नहीं था कि वो लड़की निहायत ही खूबसूरत थी। कुछ देर में ही पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस नहर से बोरे को निकलवाती है, वो लाश लड़की की निकलती है। पुलिस लिखा पढ़ी करती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया जाता है। पुलिस के सामने दो सबसे अहम सवाल थे कि ये लाश किसकी है और ये इतना बड़ा जुर्म आखिर किया किसने है। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी जाती है। कुछ वक्त के बाद ही पुलिस को इन सारे सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं, कोई ख़ास जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। लेकिन जब पुलिस वालों को ये पता चलता है कि आखिर मतलब ये हत्याकांड इतनी बेरहमी से जिस शख्स ने अंजाम दिया था, जिन लोगों ने अंजाम दिया था, जब उनके बारे में उनके नामों का जब खुलासा होता है तो यकीन जानिए कि खुद पुलिस भी हैरान परेशान हो जाती है। क्योंकि वो कातिल कोई गैर नहीं थे, कोई पेशेवर नहीं थे, बल्कि वो कातिल उस लड़की के अपने ही थे। वो लोग जिससे वो लड़की बेहद मोहब्बत करती थी, जिसे वो लड़की अपना समझती थी, जिनके साए में उस लड़की ने अपनी ज़िंदगी गुजारी थी, वही लोग उस लड़की के कातिल थे। कातिलों ने अपनी झूठी शान, इज़्ज़त और रसूख बचाने के लिए उस लड़की का कत्ल कर दिया और लाश को ठिकाने भी लगा दिया। लेकिन कातिलों ने प्लान बहुत सटीक बनाया था। लेकिन वो कहते हैं ना, जब किस्मत ख़राब हो तो ऊँट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। वही हाल इन लोगों के साथ हो गया। कातिलों ने प्लान तो बहुत सटीक बनाया था और लाश को बहुत ही शातिराना अंदाज में ठिकाने भी लगा दिया था। लेकिन एक लड़की ने उस सारे प्लान पर पानी फेर दिया। एक लड़की जो थाने पहुंचती है और वो पुलिस से शिकायत करती है कि उसकी बहन अचानक कहीं लापता हो गई है और उसे शक है कि उसके माता पिता ने या उसके अम्मा अब्बा ने उसकी बहन का कत्ल कर दिया है। उस लड़की की बात सुनते ही खुद पुलिस हैरान परेशान हो जाती है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई लड़की, कोई बेटी अपने माँ बाप पर इतना संगीन इल्ज़ाम क्यों लगाएगी। पुलिस के सामने सबसे पहला सवाल यही था कि आखिर इस लड़की ने इतना बड़ा और इतना संगीन इल्ज़ाम कैसे लगा दिया। पुलिस ने तुरंत ही जिस लड़की की नहर से लाश बोरे में बरामद की गई थी, उसकी तस्वीर इस लड़की को दिखा दी जो थाने पहुँची थी। इस लड़की का नाम आयशा था जो थाने पहुँची थी। तो थाने पहुँची हुई आयशा को जो है उस बोरी वाली लड़की की फ़ोटो दिखा दी जाती है। फ़ोटो देखते ही आयशा तुरंत उस तस्वीर को पहचान लेती है और वो पुलिस को बताती है कि ये तस्वीर उसकी बहन शाइला की है जो लापता है और उसको शक है कि उसके माता पिता ने ही उसकी बहन का कत्ल कर दिया है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो पहले तो ये पता लगाए कि आखिर इतना बड़ा कांड उसके माँ बाप ने क्यों अंजाम दिया। और सबसे अहम सवाल तो ये था कि लड़की जो आरोप लगा रही है और अपने माँ बाप पर लगा रही है, वो क्यों लगा रही है और उसके आरोप में कितनी सच्चाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आरोप के पीछे, इस पूरे मामले के पीछे इस लड़की की भी कोई मंशा है या वो कोई अपना स्वार्थ सीधा करना चाहती है, जिसकी तहत वो अपने माँ बाप को इल्ज़ाम लगा कि अपने माँ बाप को किनारे करना चाहती है। तो धीरे धीरे ये सारी परतें, सारे मामले की सारी परतें खुलती चली गई और जब ये परतें खुली तो यकीन जानिए सभी हैरान रह गए। और इस कहानी को अंत तक देखिएगा। इसमें जितने पेंच हैं, जितने मोड़ हैं, वो सारे मतलब आपको दंग कर देंगे। क्योंकि मतलब जिस तरह से इस लड़की को जिस वजह से कत्ल किया गया था, वो बहुत छोटी सी वजह थी और उस बावजूद इसके उस लड़की को अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी ख़ास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर भी हमारा पेज है, आप उसको ही फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी हम आ चुके हैं, तो आप उसको ही फॉलो कर सकते हैं। ये कहानी यूपी के सहारनपुर की है। 23 नवंबर की सुबह जो है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 23 नवंबर की सुबह ननौता के पास से एक लड़की की लाश बोरे से बरामद की जाती है। वो लाश शाइला नाम की लड़की की थी जिसकी उम्र 19 साल थी।
शाइला एक खुशमिजाज लड़की थी और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखती थी। शाइला के पिता का नाम जाफ़र था और माँ का नाम बानो है। ये रहमत नगर भायला कस्बे में रहती थी और देवबंद थाना लगता था। ये सभी परिवार थे, बड़ा खुशी-खुशी का माहौल था परिवार में और 2 बेटियां थीं। ये दोनों ही अपने परिवार का ख्याल रखती थी। शाइला बड़ी बेटी थी। शाइला अपने परिवार का ज़्यादा ख्याल रखती थी, इसलिए वो परिवार की चहेती भी थी। लेकिन एक बात थी जो उसके परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं थी। असल में शाइला का जो था, शाइला एक लड़के को पसंद करती थी। उस लड़के का नाम था आरज़ू। आरज़ू शाइला की भाभी का भाई था। शाइला उससे पसंद करती थी या यूँ कहें कि मोहब्बत करती थी और आरज़ू भी उसे बहुत चाहता था। इन दोनों की मोहब्बत धीरे-धीरे परवान चढ़ रही थी। जब वक्त गुजरा, मोहब्बत कहते हैं ना, ये इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता है, तो ऐसा ही हाल हुआ। धीरे-धीरे बात पूरे परिवार में खुल गई कि आयशा और इसका क्या बोलते हैं, आरज़ू का अफेयर चल रहा है। बेटी की मोहब्बत जो थी परिवार को नागवार गुजरी। तो परिवार ने बेटी को समझाया, शाइला को समझाया कि ऐसा मत करो और तुम ख़ानदान की इज़्ज़त का ख्याल करो। तुम घर की बड़ी हो, तुम्हें इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। तरह-तरह के जो हवाले परिवार में दिए जाते हैं, तो वो एक टिपिकल मुस्लिम फैमिली थी, लिहाजा परिवार ने समझाने की तमाम कोशिशें की। लेकिन शाइला ने हर बात का बस एक ही जवाब दिया कि जब उसने मोहब्बत की है तो वो निभाएगी भी। शाइला और आरज़ू किसी भी हद तक गुज़रने को तैयार थे। शाइला किसी भी कीमत पर आरज़ू से शादी करना चाहती थी और चूँकि मोहब्बत थी, मोहब्बत का आगाज़ हो चुका था तो अंजाम शादी होती है, तो वो भी चाहते थे कि अपने रिश्ते को नाम दे दिया जाए। लेकिन एक तरफ उनकी मोहब्बत थी और दूसरी तरफ पूरा परिवार था और ये दोनों ही परिवार से बगावत करने को बिल्कुल तैयार थे। इस पूरे मामले में एक ख़ास बात थी और वो ये कि शाइला की जो छोटी बहन थी आयशा, जिसने पुलिस से शिकायत की थी, वो अपनी बहन की मोहब्बत के बारे में सब कुछ जानती थी और वो अपनी बहन को काफ़ी सपोर्ट भी करती थी। वो चाहती थी कि शाइला और आरज़ू की शादी हो जाए, लेकिन अब परिवार पूरी तरह से ख़िलाफ़ था। तो आयशा भी अपने परिवार की मुखालिफत में ही थी। वो अपनी बहन के सपोर्ट में थी और कहीं न कहीं फिर वो भी अपने परिवार के मुखालिफत में थी, लेकिन वो अपनी बहन को सपोर्ट बहुत ज़्यादा करती थी। लिहाजा परिवार ने फिर एक समझाया आयशा शाइला को काफ़ी समझाया बुझाया। जब शाइला नहीं मानी तो परिवार ने एक प्लान तैयार किया। अच्छा, शाइला को भी ये नहीं पता था कि उसकी जो मोहब्बत है वो उसके लिए इतना, उसका अंजाम इतना ख़तरनाक होगा। शाइला ये चाहती थी कि उसकी शादी आरज़ू से हो जाए, लेकिन उस बेचारी के मुक़द्दर में कुछ और ही लिखा हुआ था। लिहाजा परिवार ने जब सब कुछ समझा बुझा के हार गए, तो परिवार ने एक प्लान तैयार किया और वो प्लान था शाइला को मौत के घाट उतारने का। यह ख़तरनाक प्लान तैयार कर लिया गया, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि छोटी बेटी को घर से हटा दिया जाए ताकि वो बीच का कांटा ना बन जाए, क्योंकि वो ये जानते थे परिवार कि अगर हम कुछ भी करेंगे तो अगर मेरी छोटी बेटी होगी तो वो होने नहीं देगी। 22 नवंबर को शाइला की माँ बानो ने एक प्लान बनाया और वो अपनी छोटी बेटी आयशा को लेकर अबेटा गांव चली गई, जहां पर एक शादी थी। अबेटा गांव में ही शाइला की माँ ने, बानो ने, अपनी छोटी बेटी आयशा को वहीं छोड़ दिया और ख़ुद अपने दामाद मारूफ के साथ घर वापस आ जाती है। अब घर में शाइला बिल्कुल अकेली थी। शाम का वक्त था। शाइला अपने कमरे में आराम कर रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अब मौत उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। शाइला के पिता, माँ, उसकी भाभी और जीजा मारूफ, ये चारों शाइला के कमरे में दाखिल होते हैं। ये सभी शाइला को समझाना शुरू करते हैं कि तुम आरज़ू अपने आशिक से रिश्ता ख़त्म कर लो और ये मोहब्बत जब कभी जो है इसको ये अंजाम तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन शाइला हर बात से इनकार कर देती है। बस शाइला का इनकार करना था और वो लोग अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाना शुरू कर देते हैं। तुरंत ही शाइला के मुंह से जैसे ही इनकार निकलता है, वो उन बातों को नकारती है। तुरंत ही शाइला का जो जीजा था मारूफ, वो तुरंत शाइला की छाती पर बैठ जाता है। माँ बाप ने उसके पैर पकड़े और भाभी ने हाथ पकड़ लिए। उसके बाद जीजा मारूफ उसकी छाती पर बैठे बैठे गला दबाने लगा। मारूफ ने धीरे धीरे अपनी पकड़ को सख्त करना शुरू कर दिया।
और तब तक शाइला का गला दबाया जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। कुछ देर तड़पने के बाद आखिरकार शाइला की रूह उसके जिस्म से परवास कर गई और उसकी मौत हो गई। अब कातिलों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था उसकी लाश को ठिकाने लगाने का, क्योंकि बेटी जवान थी। अगर अचानक मौत की खबर मोहल्ले में फैलती तो जाहिर सी बात है तमाम तरह के सवाल उठते। लोग ये पूछते आखिर कौन सी वजह थी, क्या था, बेटी बीमार भी नहीं थी, अचानक मौत कैसे हो गई। तो उसमें पुलिस केस भी हो सकता था। इनको ये था कि अगर ये कुछ कहानी सुना दी जाएगी, पहले लाश को ठिकाने लगाते थे, घर से दूर करके लाश को कहीं ठिकाने लगा देंगे, उसके बाद कोई नई कहानी सुना देंगे और धीरे धीरे मामला ठंडा हो जाएगा। लिहाजा मारूफ अपनी मोटरसाइकिल पर लाश को पहले एक बोरे में वो लोग भरते हैं। लाश को भरने के बाद जो उसकी शाइला की माँ थी बानो, वो बोरे को लेकर मोटरसाइकिल में बैठती है और मारूफ मोटरसाइकिल चलाना शुरू करता है। वो घर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर उस नहर पर पहुंचते हैं, ननौता इलाके की नहर पर पहुंचते हैं और लाश को नहर में फेंक देते हैं। उन लोगों ने ये सोचा था कि वो ये चाहते थे कि जब वो फेंक देंगे और पानी का बहाव तेज़ होगा तो लाश जो है वो बह जाएगी, पानी सब बहे कहीं दूर चली जाएगी। जब अगर लाश बह जाएगी तो जाहिर सी बात है कोई ये ही नहीं पता कर पाएगा ये लाश किसकी है। जब एरिया से बाहर चली जाएगी तो ये मामला ठंडे बस्ते में चलो धीरे धीरे वक्त की धूल ऐसी पड़ेगी कि मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वो पहले ही मैंने आपको बताया कि जब किस्मत ख़राब हो तो ऊँट बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। इनके साथ बिल्कुल वही हुआ। इन लोगों ने नहर में लाश फेंकी, रात का वक्त था, रात में लाश ठिकाने लगाने गए थे, नहर में लाश को फेंक दिया। लेकिन जिस वक्त लाश फेंकी तो नहर में पानी बहुत कम था। अब जैसे ही लाश फेंकी तो पानी में लाश गिरी तो मगर वो वहीं फंस गई, क्योंकि वज़न था तो वो वहीं फंस गई। लाश बोरा अटक गया और पानी धीरे धीरे अपना चलता रहा। इनको लगा कि लाश बह गई, ये अपना घर चले आए। अगले दिन सुबह ही जो है पुलिस लाश को बरामद कर लेती है। लाश अज्ञात होती है। पुलिस तमाम तरह के चैलेंज से जूझ रही होती है और उसी फ़ोटो को, शाइला की फ़ोटो को अगल बगल ज़िलों के और अगल बगल थानों में सर्कुलेट कर दिया जाता है कि इस तरह की लड़की की लाश लावारिस बरामद हुई है। अगर कोई इसको पहचान कर सके, कोई शिनाख्त कर सके तो उनको सौंप दिया जाए और मामले को आगे बढ़ाया जाए। और अगले ही जैसी वो लाश बरामद होती है उसके अगले ही दिन छोटी बहन जो शाइला की थी, वो जो थी आयशा, वो पहुँच जाती थाने और जाके वो थाने बताती कि उसकी बहन लापता है। उसे शक है कि उसके माँ बाप ने ही उसका कत्ल कर दिया है। पर पुलिस तुरंत ही जैसे ही ये सब होता है तो जाहिर सी बात है पुलिस उन सबको गिरफ्तार कर ही चुकी थी। पुलिस तफ्तीश में ही ये जो हमने जो भी आपको सच्ची घटना की जो भी पूरा प्रकरण बताया, जो भी सिनेरियो बताए, जो भी चीज़ें बताई, वो सारी वो हैं कि जो पुलिसिया तफ्तीश में या पुलिस के बयान में जो चीज़ें आरोपी परिवार ने पुलिस के सामने गवाही करी है, जो पुलिस के सामने बताया, बयान अपने दिए हैं कि ऐसे ऐसे उन्होंने इस कांड को अंजाम दिया। तो फिलहाल चारों आरोपी सलाखों के पीछे हैं और बेचारी शाइला अब इस दुनिया में नहीं है। उसे वो सज़ा मिली है जिसके बारे में शायद उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि एक जहरीली सोच का सबूत है जो अपन झूठी शान के लिए किसी का कत्ल करने पर भी आमादा हो जाए। ज़रा सोचिए क्या हमारी इज़्ज़त इतनी भी कमज़ोर हो सकती है कि वो उसको बचाने के लिए हम किसी का कत्ल कर दें। ये बात समझाई भी जा सकती थी और शाइला की शादी करा दी जाती तो शायद वो खुशी खुशी रहती। और अगर शाइला का घर बस गया होता तो जाहिर सी बात है कि उसके माँ बाप भी आज के वक्त सलाखों के बाहर होते और वो भी अपनी ज़िंदगी अपने बेटी और दामाद के साथ जी रहे होते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब उनकी बाकी की ज़िंदगी जो है वो सलाखों के पीछे ही कटेगी। शाइला तो चली गई लेकिन वो अपने पीछे तमाम सुलगते हुए सवाल छोड़ गई कि क्या हमारे समाज में जब हम चाँद पर पहुंच चुके हैं तो क्या आज ही हमारे समाज में मोहब्बत करना इतना बड़ा गुनाह है? क्या किसी की मोहब्बत का गला घोट देना इतना आसान है? या फिर क्या मोहब्बत की इतनी बड़ी सज़ा किसी को मिलनी चाहिए? ये वो चंद सवाल हैं जिसका जवाब हम आपसे भी चाहते हैं कि आप भी इसके बारे में बताएं कमेंट सेक्शन में। और साथ ही ये भी बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताएं। बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ, नई सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।